हेलो एवरीवन, आई एम मनुराज शर्मा। बीते कुछ दिनों से मैं एक दो किताबें पढ़ रहा हूँ। टीवी पे भी कुछ रोचक कंटेंट को देखा, समझा और मुझे लगा कि सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके एक खास थॉट पे लेके आया जा सके और आपके साथ मैं वो साझा कर रहा हूँ। आज का जो महत्वपूर्ण विचार है वो ये है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लिप द क्वेश्चन। जब मैं कह रहा हूँ फ्लिप द क्वेश्चन का मतलब ये है कि या तो सवालों को बदल दीजिए या कई बार सवालों को इन्वर्ट भी कर दीजिए। ये जो विचार है, बेहतर रहेगा कि अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से बताना चाहूँ। और इस बातचीत के दौरान मैं अपने साथ में एक किताब भी है तो कुछ उसका भी रेफरेंस साथ में रखूँगा ताकि आपके साथ में वो साझा कर सकूँ। एक बड़ी अच्छी किताब है ओज़ैन वरोल की, हाउ टू थिंक लाइक ए रॉकेट साइंटिस्ट। तो वो मैं भी पढ़ रहा हूँ मैं, और उसके भी कुछ छंद मैंने लिए हैं। तो इफ़ यू लुक एट, चूंकि मैं ज्योग्राफी का टीचर भी हूँ तो मेरा सैटेलाइट्स में हमेशा इंटरेस्ट रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पुतनिक जो कि 4 अक्टूबर को दैट इज़ 1957 में सोवियत यूनियन ने इसको लॉन्च किया था। स्पुतनिक एक ऐसा सैटेलाइट था जिसकी खास बात ये थी कि जब ये आकाश में ट्रैवल करता है, ऑलमोस्ट इसकी जो स्पीड है वो है 98 मिनट्स। पृथ्वी का एक चक्र पूरा करने में, लगभग सर्कल करने में इसे 98 मिनट्स लगते हैं। और जब ये ट्रैवल करता है आकाश में तो कुछ बीप 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 करके इसमें साउंड भी आते हैं। तो कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये समझा कि इस सैटेलाइट को देखा तो बड़े अचंभित से हुए और कुछ हैरान परेशान वैसा भी कुछ हुआ। उन्होंने देखा कि सैटेलाइट को देख रहे हैं, उसमें से कुछ कुछ साउंड जैसा आ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हम कभी अपने बगल से गुजरते हुए एम्बुलेंस को देखते हैं। तो जब कोई दूर होती है तो एम्बुलेंस का साउंड कम होता है, जब वो बिल्कुल सामने आ जाती है तो एम्बुलेंस का साउंड बढ़ जाता है, और जब वो हमारी नज़रों से और आगे बढ़ जाती है तो फिर से एम्बुलेंस का साउंड कम हो जाता है। तो दो यंग साइंटिस्ट थे जिनका नाम है, चूंकि मैं कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, गायर और वेफनबैक। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस साउंड के बेसिस पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, दैट इज़ कि क्या हम इसके बीप बीप साउंड और हमारी धरती पे जो लोकेशन नोन है, क्या इसके आधार पर हम स्पुतनिक का जो रास्ता है, जो ट्रैजेक्टरी है, क्या उसको हम समझ सकते हैं या उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा हो गया। इसका एक फिजिक्स का सिद्धांत होता है, इसको कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट, जिसमें कि वेव्स ट्रांसमिट करती है, किसी सतह से टकराती है और जब वो वापस आती है तो फेजेस के डिफरेंस होने की वजह से किसी भी अनजान वस्तु के मार्ग के बारे में, उसका पाथ क्या रहा है या उसकी लोकेशन क्या है, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस बातों से प्रेरणा लेके अमेरिकन बहुत परेशान हो गए। तो वहाँ पे फ्रैंक मैकलायर, तो उन्होंने क्या किया कि इससे एक बड़ा इंस्पिरेशन लिया और अपने यंग साइंटिस्ट को कहा कि आप इसके बारे में कुछ सोचिए और कुछ ड्रॉ करने का सोचिए कि इसमें सब कुछ हम नया निकाल सकें, क्योंकि रशिया ने तो स्पुतनिक लॉन्च कर दिया है। तो 3 सालों के बाद में वो एक वंडरफुल आइडिया के साथ में आ गए। दिस वंडरफुल आइडिया वॉज, एंड इट वॉज ऑल्सो द नीड ऑफ द टाइम, बिकॉज जब उस समय के दौर में आपको सबमरीन्स का बहुत इस्तेमाल होता था, सबमरीन्स के लोकेशन को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। तो इन्होंने क्या किया कि अर्थ के सरफेस के ऊपर में 5 सैटेलाइट्स को लॉन्च किए। सैटेलाइट की स्पीड की वजह से, सैटेलाइट की लोकेशन नोन है, अगर पृथ्वी पर लोकेशन नोन है तो आप किसी भी अननोन लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स उन्होंने जो फर्स्ट आइडिया था, जिसमें कि स्पुतनिक की स्पीड से या बीप साउंड से उन्होंने स्पुतनिक का ट्रैजेक्टरी या पाथ के बारे में पता लग लिया। तो अगली बार क्या किया, उन्हें सैटेलाइट्स के पाथ पहले से पता है, उसकी स्पीड पता है, पृथ्वी के नोन लोकेशंस के बारे में पता है, तो इसके आधार पर उन्होंने अननोन लोकेशंस के बारे में भी पता लगा लिया। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें कि कई बार क्या होता है कि आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे कुछ आइडिया लेके कुछ रिवर्स करें, कुछ फ्लिप करें या इन्वर्ट करें आइडिया को, तो आपको बहुत कुछ अचीव हो जाता है। ऐसा ही कुछ दूसरा हुआ। एक फिजिक्स के व्यक्ति हैं, उनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टीड, 1820 के अंदर में। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टीड ने एक खास चीज़ ये देखी कि जब कभी भी आप एक बिजली के तार में से करंट को पास करते हैं और उसके बगल में अगर एक मैग्नेटिक नीडल को रख दें तो उसमें मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन देखा जाता है। तो ये उनका एक बेसिक प्रिजम्पशन था, ये एक उनका आइडिया आया था। हालांकि इसके बाद पे इसी आइडिया पे बिल्टअप करते हुए फैराडे ने क्या किया, इस आइडिया को फ्लिप कर दिया। दैट मीन्स इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने पे क्या पाया कि अगर किसी तार में से करंट जा रहा है तो बगल में मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या ये संभव है कि अगर किसी तार के बगल में मैग्नेट को रख दिया जाए तो उस बिजली की तार में से करंट आएगा? तो ये आइडिया बिल्कुल काम कर गया।
और आज की डेट में आप सब जानते हैं कि कैसे हम मैग्नेटिज्म की सहायता से या मैग्नेट्स की मदद से हम किसी भी तारों के अंदर में हम करंट को दौड़ा सकते हैं। ऐसा ही किस्सा हमें देखने को मिलता है डार्विन के केस में भी, ठीक है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे, बहुत अच्छी किताब भी लिखी थी उन्होंने, थ्योरी भी दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस समय उस दौर के अंदर में जब सभी वर्ल्ड के मेजर जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो ये ढूंढ रहे थे कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से कितना अलग है, ठीक है, हमारे दूसरे के बीच में डिसिमिलैरिटीज़ कितनी है। तो उस समय में क्या किया, डार्विन ने सेम कॉन्सेप्ट लगा, ये इन्वर्ट द आइडिया, ठीक है, या फ्लिप द क्वेश्चन वैसा करके। तो उन्होंने ये किया कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि अलग अलग जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं अलग अलग स्पीसीज़ की जगह पे, तो उन्होंने क्या ढूंढना शुरू किया, उन्होंने ढूंढना शुरू किया सिमिलैरिटीज़ क्या है, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज़ के साथ में बिल्कुल कैसे सिमिलर है। तो उन्होंने उस केस के अंदर में पंक्षी के जो पर होते हैं उसको मानव के हाथों के साथ में जोड़ना शुरू किया, और धीरे 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 उन्होंने थ्योरी बिल्ड की और फाइनली उस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम सब की ओरिजिन एक जगह पे हुआ है। मछली ने जल छोड़ा, मछली ने जल छोड़ा जल की खोज में, ठीक है, ये बड़ा पुराना एक किस्सा है, मुझे अपने टीचर का याद है। दैट मीन्स कि फिशेस लेफ्ट वाटर इन सर्च ऑफ वाटर एंड इन द ड्यूरिंग दिस कोर्स वो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए वो रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से फिर पेड़ पे चढ़े तो बर्ड्स बने, एंड धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। और इसका बीच में बहुत अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है हमें आर्कियोटेरिक्स का, जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का एक जिसको बोलते हैं मिसिंग लिंक स्पीसीज, वो हमें देखने को मिलता है। यही आइडिया था फाइनली, सिर्फ फिजिक्स में नहीं, सिर्फ सैटेलाइट्स वाले में नहीं, सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, इस आइडिया का इस्तेमाल स्पोर्ट्स पर्सन ने भी किया है। बहुत खास स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनका नाम था डिक फॉसबरी। डिक फॉसबरी एक अमेरिकन आपके एथलीट थे, ठीक है, जो कि फेमस थे इस बात के जानने के लिए कि उन्होंने हाई जंप के अंदर में अपनी एक नई टेक्निक का आविष्कार किया था। अब ये नई टेक्निक क्या थी? जैसा कि जानते हैं कि फॉस्बर एक बहुत ही एवरेज एथलीट थे, कोई बहुत खास नहीं, बॉडी बिल्टअप भी उनका सिंपल सा था, और वो कई बार ऊंची छलांग नहीं लगा पाते थे। तो जैसा कि जानते हैं कि हाई जंप के अंदर में क्राइटेरिया होता है कि खंभों के ऊपर में एक रॉड सी बंधी होती है, उसके ऊपर से आपको कूदना होता है। आप किसी भी तरीके से कूदें तो वो मैटर नहीं करता है। फॉस्बरी के समय में लोग जब कूदते थे तो वो इस ढंग से कूदते थे कि उनका सिर या फेस सामने की तरफ ज़मीन पर लैंड करता था। फॉस्बरी इस आइडिया से बहुत प्रभावित नहीं हुए और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। फॉस्बरी ने इस चीज़ को बिल्कुल इन्वर्ट कर लिया कि ये कूदना ज़रूरी है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप हैं जब कूदी डंडे के ऊपर में से तो आपका चेहरा सामने की तरफ होना चाहिए। और उन्होंने एक नया मेथड आपका इवॉल्व किया जिसको कहा जाता है स्ट्रैडल मेथड, जिसमें कि वो खिलाड़ी दौड़ते आता है और इस ढंग से कूदता है कि उसकी पीठ जो है वो यूं होती है और वो पीठ के सतह या पीठ के फेस के हिसाब से ज़मीन पर लैंड करता। और फॉस्बरी इस चीज़ में बड़े माहिर निकले और फाइनली कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद में इस बात से उन्होंने 1975 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें वो गोल्ड मेडल लेके आए। हालांकि इस बात के लिए पहले उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें लेज़ी कहा जाता था कि जो सीधे चेहरा दिखा के भी जंप नहीं कर सकता है व्यक्ति, वैसा कहा जाता था। या ऐसा भी कहा जाता था कि जो व्यक्ति हवा में कूदते हुए सोता हुआ दिखता प्रतीत होता है। बट जब ये मेथड कारगर हो गया और तो आइडिया हिट कर गया तो लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। तो इन सब अलग अलग इंसिडेंसेस के अंदर में हमने यही देखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कई बार आप जिन चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेसफुल नहीं मिल रहा होता है, या कई बार जिन सवालों के साथ आप लगे पड़े हैं उसका जवाब जो है आपको नहीं मिल रहा होता है। तो कई बार आपको ये भी करना चाहिए कि या तो सवालों को बदल दें, ठीक है, या कई बार सवालों को फ्लिप कर दें आप, ठीक है, कई बार ये भी अच्छा रहता है। आप जानते हैं जैसा कि ना केबीसी चलता है इंडिया के अंदर में, केबीसी में हमेशा आपको केबीसी में एक ही मोटिव है, दैट मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को अर्न करें। तो सवाल पड़ाव 12वें क्वेश्चन का पड़ाव होगा और अगर आप वहाँ पे फंस जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है। वो ऑप्शन क्या होता है? फ्लिप द क्वेश्चन। इस फ्लिप द क्वेश्चन का मतलब ये है, ये नहीं होता कि आप मूर्ख हैं, ठीक है, या आपको उस सवाल का जवाब नहीं आता है। उस सवाल का जवाब देना शायद अभी सही नहीं होगा, या अगर अभी उत्तर नहीं है तो उस सवाल के साथ में जिंदगी भर ताउम्र उलझ जाना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप फ्लिप कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा केबीसी ऐसे गेम में धनराशि एकत्रित करना ज़रूरी है। सवाल को बदलिए, वो सवाल चूज़ करिए जो आपके मतलब के हैं, जिसका आंसर आपको आता है, या जिस सवाल के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सवाल आपके जीवन के साथ हो सकता है, ये सवाल आपकी शादी के साथ हो सकता है, ये सवाल आपके दोस्ती के साथ में हो सकता है, ये सवाल आपके
आपके ज़िंदगी या करियर या कोई खास एम्बिशन जैसे कि यूपीएससी के साथ हो सकता है। तो ऐसे सवालों के साथ अगर आप उलझ गए हैं तो या तो सवालों को फ्लिप कर दीजिए, दूसरे तरीके से देखिए, या इनको फ्लिप करके कोई नया सवाल ढूंढिए और उसके उत्तर में लग जाइए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ना ही प्रोग्रेस है, आगे बढ़ना ही हमारी ग्रोथ है। उन सवालों के साथ में ना उलझ जाएं जिसमें कि आपकी सारी की सारी जिंदगी फंसी सी रह जाए। तो इट्स बेटर टू मूव ऑन एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू फ्लिप द क्वेश्चन। सो थैंक यू। अगली बार किसी एक नए विचार, नए आइडिया के साथ आपके साथ मिलूंगा और आपके साथ साझा करूंगा। स्टिल देन, थैंक यू।